चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जम्पशंस। एग्जम्पशंस क्या होता है भाई? एग्जम्पशंस का मतलब, एग्जम्पशंस का मतलब है कि हमने, एग्जम्पशंस का मतलब क्या है कि हमने कोई एसेट बेची और उसके बदले में हमने नई एसेट खरीदी। ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? आपको प्रमोट कर रही है कि भैया आप जब भी कोई एसेट बेचो तो उसको पैसे को वापस इन्वेस्ट कर दो। ठीक है। और अगर आप उसको इन्वेस्ट कर देंगे तो हम आपसे टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। समझ गए? तो इसलिए बहुत सारी एग्जम्पशंस आपको दी। अब ठीक है, अब इसमें क्या क्या है देखो। सबसे पहले अब इसमें क्या, बहुत सारे सेक्शंस हैं, हर सेक्शन में अलग अलग कंडीशन है। तो पहला सेक्शन पढ़िए, सेक्शन 54। ठीक है, पहला सेक्शन क्या कह रहा है? सेक्शन 54। इस सेक्शन को बड़े ध्यान से समझ लेना। अगर ये ध्यान से समझ लिया तो काम हो जाएगा। ठीक है। क्या कह रहा है ये सेक्शन? घर के बदले घर। खरीदना क्या है? घर। बेचना क्या है? घर। आई बात समझ में? कैसे? सुनिए, अगर एक पर्सन ने, इसका मतलब समझिए, अगर एक पर्सन ने एक घर बेचा, ठीक है, अगर एक पर्सन ने एक घर सोल्ड किया और इस घर से इसके पास क्या आएगा भैया? सेल कंसिडरेशन आएगा। उसमें से हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालेंगे या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालेंगे। ठीक है। अब ये सेक्शन तभी लगेगा जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है। और इसे क्या करना है? इस पैसे से एक नया घर परचेज कर लेना है। ठीक है। और अगर ये ऐसा कर लेता है, अगर ये ऐसा कर लेता है तो हम इसका ये गेन टैक्स फ्री कर देंगे। ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है? एग्जम्पशन। बताइए, कंसेप्चुअली क्लियर है बात? ओके। अब देखिए, अब इसके प्रोविजन लिखाने जा रहा हूं मैं आपको। प्रोविजन सुनिएगा ध्यान से। देखिए सेक्शन 54, मैं यहां से दोबारा से लिख रहा हूं कि सर सेक्शन 54 कहता है कि अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ, अब इंडिविजुअल एचयूएफ मतलब अगर कोई कंपनी घर बेचती है और नया घर खरीदती है तो क्या उसको एग्जम्पशन मिलेगी? नहीं, उसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। ठीक है। तो इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही मिलेगी, बाकी किसी एसएससी को नहीं मिलेगी। और नेक्स्ट आ जाइए। अब इनको ट्रांसफर क्या करना है सर? ट्रांसफर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। क्या ट्रांसफर करना है? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी पे क्या होना चाहिए इसको? एलटीसीजी। मतलब शॉर्ट टर्म हुआ तो ये सेक्शन लगेगा क्या? नहीं लगेगा। ठीक है। तो ऐसे एक एक शर्तें सारी याद रखनी है। तो इंडिविजुअल एचयूएफ है, इसने ट्रांसफर किया रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी और इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। अब हुआ तो इसे क्या करना है? एक्वायर करना है सर न्यू हाउस। ठीक है। अब न्यू हाउस एक्वायर करने का टाइम क्या है? ये टाइम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान से समझना। जिस दिन इसने घर बेचा, अब टाइम कैसे दिया गया है देखिए, इसको बोला कि भैया आप घर परचेज कर लो, आप घर परचेज कर लो। कब परचेज कर लो? 1 ईयर बिफोर ट्रांसफर।
हाँ ठीक है, 1 ईयर बिफोर ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफर करने से 1 साल के अंदर अंदर पहले। ध्यान से सुनना है, मान लीजिए ये ट्रांसफर है, ये ट्रांसफर की डेट है ना, डेट ऑफ ट्रांसफर। तो इससे पहले वाले 1 साल में अगर आपने घर खरीदा है तो आप एग्जम्पशन लेने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, 2 इयर्स आफ्टर, अगर इसके बाद 2 साल तक आपने घर खरीदा है तो भी आप एलिजिबल। अब आप कहेंगे कि सर पैसा तो हमें यहाँ मिला, हम पहले घर कैसे खरीदें, और खरीदेंगे तो पहले की छूट क्यों? देखिए बात सुनिए, अगर आपके पास एक ही घर है मान लीजिए, तो क्या आप ऐसा करेंगे पहले उस घर को बेच देंगे और बाद में ढूंढेंगे कि नया घर खरीदूं? तो फिर रहेंगे कहाँ? बोलिए, सही बात है। तो ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि पहले नया घर खरीद लिया, फिर पुराने को बेच दिया, हमारे पास पैसा था, हमारे पास ऑलरेडी पैसा था, तो पुराने पैसे से हमने क्या किया, एक नया घर खरीद लिया, और जब नया घर आ गया तो पुराने को बेच दिया, तब भी तो घर के बदले घर ही रहेगा। तो इसलिए आपको टाइम क्या दिया गया, डेट ऑफ ट्रांसफर से पहले वाले 1 साल के अंदर अंदर, या डेट ऑफ ट्रांसफर से बाद वाले 2 साल के अंदर अंदर। ओके, ये खरीदने की बात है। अगर आप कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो 3 साल का टाइम दिया गया है, यहां से 3 साल, यहां से 3 साल, 3 साल के अंदर अंदर आपको कंस्ट्रक्शन करवा लेना है। बोलो आगे बात समझ में? हाँ, अब अगर ये वाली कंडीशन में सारी फुलफिल कर देता हूं तो मुझे एग्जम्पशन मिल जाएगी, है ना? और एग्जम्पशन कितनी मिलेगी, जितना मुझे फायदा हुआ है वो, या फिर जितना मैंने घर में पैसा लगाया है वो, विच एवर इज लेस। मान लो जितना फायदा हुआ उससे कम पैसा लगाया मैंने घर में, तो मुझे फायदा तो हुआ 20 लाख का, पर मैंने नए घर में 18 लाख की लगाए, तो बताओ गवर्नमेंट मेरा कितना टैक्स फ्री करेगी? 18 लाख ही करेगी ना, 20 तो कैसे करेगी? जब आपने 20 लाख खर्च ही नहीं किए तो हम किस बात की छूट दें आप? ओके, बोलिए क्लियर है? कोई सवाल आ रहा है मन में? देखिए आना चाहिए था सवाल, मैं बताता हूँ आपको, सुनिए। देखिए मैं अगर 2021 में, 2020-21 जो अभी खत्म हुआ था, मान लीजिए मैंने इसमें एक घर बेचा, ध्यान से सुनना, मान लीजिए मैंने इस 2020-21 में एक घर बेचा और मुझे उस पर 20 लाख का एलटीसी दी, राइट? मुझे इसकी रिटर्न कब भरनी है? बताइए, मुझे इसकी इनकम टैक्स की रिटर्न कब भरनी है? क्या मुझे अभी भरनी है 31 जुलाई तक? बोले हाँ या ना? हाँ सर। अब मुझे बोला गया कि तुम 2 साल बाद तक घर खरीद सकते हो या 3 साल बाद तक बनवा सकते हो। अब मैं इस रिटर्न में इसका टैक्स भरूं या नहीं भरूं? मैंने अभी तक घर नहीं बनवाया। अगर मुझसे इनकम टैक्स वाले पूछेंगे तो मैं बोलूंगा भैया मैं तो अगले साल नया घर खरीदूंगा इसलिए मैंने टैक्स नहीं भरा। तो बताओ चलेगा ऐसा? क्योंकि उन्होंने ही तो मुझे टाइम दिया ना, तो मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, उन्होंने ही तो मुझे टाइम दिया है 2 साल का और 3 साल का, तो मैं तो टैक्स नहीं भरूंगा। अब अगले साल कौन ध्यान रखेगा मेरे ऊपर कि मैंने घर बनाया या नहीं बनाया? ये चीज का ध्यान कौन रखेगा? बोलिए, प्रॉब्लम है यहाँ पे या तो समस्या है ना? ये तो बात समझ नहीं आई कि सर अगर मैं तो रिटर्न भरूंगा, इस साल ही भरनी है मुझे तो 31 जुलाई को, है ना? ऑडिट है तो 30 सितंबर को मान लीजिए, और वहाँ 31 अक्टूबर, सॉरी, ऑडिट वाले केस में 31 अक्टूबर, ठीक है, चेंज कर दिए इस साल।
तो अब सर उस दिन क्या करें? मैं अगर इनकम टैक्स वाले को कहूंगा कि मैं अगले साल घर खरीदने वाला हूँ इसलिए मैंने टैक्स नहीं भरा, तो वो कहेंगे भैया हम कैसे माने? तो देखो इसका भी एक सॉल्यूशन निकाला गया। कैसे? इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि भैया देखो हमें ऐसे थोड़ी यकीन होगा कि आप अगले साल क्या करोगे क्या नहीं करोगे। अगर आपको अभी पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है घर में, कोई बात नहीं, आप एक काम करो। आप क्या करो? एक काम करो, आप बैंक में जाओ और बैंक में एक अकाउंट खुलाओ मेरा, उसका नाम होगा कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट। ठीक है? आप बैंक में जाके अपना एक अकाउंट खुलवा लो, उसका नाम होगा कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट। ठीक है? स्पेशल अकाउंट है। ठीक है? और जितना पैसा आप घर में लगाने चाहते हो उतना पैसा इस अकाउंट में जमा करवा दो, और वो भी कब? बिफोर ड्यू डेट, मतलब रिटर्न से पहले पहले ऑफ रिटर्न, रिटर्न भरने से पहले पहले पैसा इस अकाउंट में डिपॉजिट करवा दो, और इस अकाउंट की डिटेल रिटर्न में भर दो। समझ गए? तो इसका मतलब वो पैसा आपने साइड में रख दिया घर खरीदने के नाम पे, और इस बैंक अकाउंट में रख दिया, और इसकी डिटेल हमें दे दी। अब हम इस बैंक अकाउंट का ध्यान रख लेंगे कि इसमें से आपने कब पैसा निकाला, क्यों निकाला। बताओ, क्या अब श्योरिटी हो गई डिपार्टमेंट को? मैंने कहा ठीक है सर, मैं 20 लाख रुपए इस अकाउंट में डाल देता हूँ, और बाकी अगर कुछ होगा तो मैं देख लेता हूँ। बताइए, अब इनकम टैक्स वाले सेटिस्फाइड है कि ठीक है आपने पैसा साइड में रख दिया? बोलो, ये बात समझ में आती है? हाँ सर। तो इसका मतलब रिटर्न भरने से पहले, क्या इसका मतलब ये हो गया कि रिटर्न भरने से पहले या तो मैं पैसा घर में लगा दूं, या फिर मैं पैसा कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में लगा दूं, तो ही मुझे छूट मिलेगी, वरना छूट नहीं मिलेगी? बोलो, ऐसा बोलूं चलेगा? रिटर्न भरने से पहले पहले मुझे इन दोनों में से किसी में पैसा लगाना है। ठीक है सर, पूरी कहानी समझ में आ गई? अब आइए आप, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा हो। क्या सवाल आ रहा होगा कि सर इस कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट से अगर पैसा निकाल लिया बाद में, इस साल तो जमा करा दिया, अगले साल पैसा निकाल के कुछ और काम कर लिया तो, जैसे गाड़ी खरीद ली, ज्वेलरी खरीद ली, है ना, या कुछ पर्सनल यूज में ले लिया, तो बताइए, आ रहा है मन में सवाल? यस। तो आपको क्या करना होता है, इस अकाउंट की डिटेल फिर अगले साल भी रिटर्न में देनी पड़ेगी, बार बार रिटर्न में देनी पड़ेगी कि इसमें कितना पैसा है और आपने क्या यूटिलाइज किया, इसका पैसा जो आपने निकाला उसका क्या यूज किया। अगर आपने इस अकाउंट में से पैसा अनस्पेसिफाइड या अदर देन स्पेसिफाइड पर्पज निकाला, तो वो पैसा क्या हो जाएगा? वापस टैक्सेबल हो जाएगा। समझ गए? आपने इसमें से 6 लाख रुपए निकाले और गाड़ी खरीद ली, तो वो 6 लाख रुपए आपके लिए टैक्सेबल हो जाएंगे। आई बात सुन में? ओके। दूसरी बात, आपने जो टाइम हमने आपको दिया था, ध्यान से देखो ऊपर, क्या ये आपका मैक्सिमम टाइम है जिसमें आपको घर खरीदना है या बनाना है? ये तो मैक्सिमम टाइम है ना जिसमें आपको घर खरीदना है या बनाना है। यस। तो यहाँ पे ये भी बोला कि अगर आप इस टाइम के खत्म होने तक इस अकाउंट से पैसा निकाल के घर खरीदते नहीं या बनाते नहीं, तो वो पैसा क्या अनयूटिलाइज हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? अनयूटिलाइज, कि भैया पूरा टाइम बीत गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, पर अभी तक आपने कुछ पैसा इसमें पड़ा है, काम में नहीं लिया, तो इसको भी क्या कर दिया जाएगा? टैक्सेबल कर दिया जाएगा। कि भैया हमने तुम्हें छूट किस बात की दी थी? हमने तुम्हें छूट किस बात की दी थी? हमें तो छूट इस बात की दी थी ना तुमको, कि तुम पैसा घर में लगाओगे। अब तो टाइम ही चला गया, तुमने लगाया ही नहीं, तो फिर क्या, सबको टैक्स दे दो। आगे बात समझ में? ओके। अब सर इस बैंक अकाउंट पे अगर इंटरेस्ट मिला तो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गेन सेविंग अकाउंट, अगर इस पे इंटरेस्ट मिला, ब्याज मिलेगा, उसका क्या होगा? तो वो जाएगा कहाँ? बताइए, अदर सोर्सेज में जाएगा। हाँ जी।
बताओ जी, यहाँ तक एक बार बात समझ में आ गई क्या? बताइए, फिर मैं और बताऊंगा। अभी पूरा नहीं है सेक्शन, अभी बहुत चीजें हैं, पर एक एक चीज मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। हाँ जी, है किसी को कोई डाउट यहाँ तक? ठीक, नहीं है, अच्छी बात है। अब सुनिए आप। अब सर सवाल एक और आना चाहिए था आपके मन में, एक और सवाल मन में आना चाहिए था आपके। आपको क्या है, सवाल भी मुझे बताना पड़ेगा और आंसर भी मुझे बताना पड़ेगा। क्या आपका प्रोसेसर थोड़ा सा स्लो है? राइट। मैंने 2020-21 में घर बेचा, है ना, हाउस सोल्ड। मुझे बोला गया कि भैया अगर छूट चाहिए तो नया घर खरीद लो। मैंने 2 अप्रैल 2021 को नया घर खरीद लिया, हाउस परचेज। राइट, ओके। रिटर्न भरी मैंने 31 जुलाई को, और उसमें मैंने एग्जम्पशन क्लेम कर ली। अब एग्जम्पशन क्लेम करते ही मैंने 5 अगस्त को वापस घर सोल्ड कर दिया। मैंने 5 अगस्त को क्या कर दिया, नया घर वापस भेज दिया। तो हो गई, टैक्स फ्री भी हो गया और पैसा भी आ गया मेरे पास। बोलो हाँ यार। पॉसिबिलिटी है या नहीं है? अभी कहीं हिमांशु कह रहे हैं नहीं है सर, क्यों नहीं है बताओ हिमांशु। पॉसिबिलिटी तो है। आपने कई बार, आप हरिद्वार गए हैं? आप में से कोई हरिद्वार गए हैं? आप में से कोई हरिद्वार गए हैं? आप जब हरिद्वार जाते हैं ना, तो आप देखना घाट के ऊपर गरीबों को खाना खिलाने का प्रचलन है वहां पे। कि भाई आप बोलोगे तो 50 लोगों को खाना खिला देंगे, 100 लोगों को खाना खिला देंगे, है ना, 20 रुपए पर पर्सन चार्ज करेंगे आपसे, ऐसा। आप कभी नोटिस करना वहां पे, आप क्या करना कि 50 लोगों का खाना लेना और वहां पे बांटने लग जाना। आप देखोगे कि बहुत से लोग आ जाएंगे फटाफट उठ के और आपसे खाना लेके चले जाएंगे। फिर आप उनको देखो, ऑब्जर्व करो वो खाने का क्या करते हैं। बहुत ध्यान से देखना उसको क्या करते हैं खाने का। उन 50 में से 5 या 7 लोग तो ऐसे होंगे जो खाना खाएंगे, और बाकी सारे लोग उस खाने को एक कचरे के डब्बे में डाल देंगे। अब ध्यान से देखना, वो तुरंत उस पैसे, उसमें जो एक सिक्का रहेगा, एक सिक्का रहता है 2-4 रुपए का, है ना, 1-2 रुपए का सिक्का रहता है एक, वो सिक्का तो वो जेब में डाल लेंगे और वो पूरा खाना उठा के वो कचरे के डब्बे में डाल देंगे। और वही खाना फिर वो कचरे के डब्बे से वापस चला जाता है और फिर वापस बढ़ता है वो। पता है आपको? वो सिर्फ वो 1-2 रुपए के लिए करते हैं कि मेरा काम तो 1-2 रुपए से हो गया, खत्म बात। समझ गए? सही नहीं है। हाँ, मथुरा वृंदावन में भी ऐसे ही होता है। मथुरा वृंदावन में आता है। आप उनको बोलो कि हम आपको खाना नहीं, खाना देंगे, पैसे नहीं देंगे, वो नहीं लेंगे आपसे। खाना लेंगे तो पैकेज फूड लेंगे, खुला हुआ नहीं लेंगे। आप उनको पैकेट दो, बिस्किट दो, वो बेचेंगे वापस। समझ गए? तो सोचो, वो तो 2 रुपए 2 रुपए की बात है, यहाँ पे तो लाखों करोड़ों का मामला है। समझ गए? तो यहाँ पे क्या बोला गया कि भाई आप जो नया घर परचेज कर रहे हैं ना, हम उस पर लॉक इन पीरियड लगा रहे हैं। लॉक इन पीरियड समझते हैं? बाउंडेशन लगा रहे हैं कि आप 3 साल तक नई प्रॉपर्टी को नहीं बेच पाओगे। ठीक है, बेच नहीं पाओगे ऐसा नहीं है, बेचना नहीं है आपको। हम आपको बोल रहे हैं कि आपको नहीं बेचना है, ऐसा नहीं है बेच नहीं पाओगे, क्योंकि बेचने का राइट तो प्रॉपर्टी एक्ट में, इनकम टैक्स वाले कैसे मना कर सकते हैं। समझ गए? तो उन्होंने कहा कि आप उसको 3 साल तक नहीं बेचोगे। हमने कहा सर ठीक है नहीं बेचेंगे, पर बेच दिया तो क्या कर लोगे?
तो बोला बेच दिया तो जो आपको एग्जम्पशन थी ना जो हमने दी थी वो विड्रॉ कर लेंगे हम। अब एग्जम्पशन विड्रॉ करने का मतलब क्या होता है कि जो आपको टैक्स छूट दी थी वो वापस टैक्सेबल कर देंगे। आई बात समझ में? जो आपको हमने छूट दी थी ना उसको वापस टैक्सेबल कर देंगे। अब इसको टैक्सेबल करने का तरीका भी मजेदार है। इसको ऐसे नहीं कि 18 लाख रुपए आपको छूट मिली तो 18 टैक्सेबल कर देंगे, नहीं। इस छूट को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे फ्रॉम reduced from cost of acquisition of new house। नए घर की कॉस्ट में से कम कर देंगे। अब ध्यान से सुनना, नए घर की कॉस्ट में से कम करने से क्या होगा। यहाँ पे मेरे को कैपिटल गेन कितना हुआ था, 20 लाख का। ध्यान से सुनना, कैपिटल गेन कितना हुआ था, 20 लाख का। मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैंने 22 लाख की नई प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, तो मुझे छूट कितनी मिलेगी पहले तो ये बताओ। मैंने इस साल 20 लाख रुपए कमाए और मैंने 22 लाख रुपए की प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, मुझे डिडक्शन एग्जम्पशन कितनी मिल जाएगी सर, 20 लाख की मिल जाएगी, राइट। इसका मतलब सर मुझे इस साल कोई टैक्स नहीं देना पड़ा। मैंने 20 लाख कमाया, 20 लाख इन्वेस्ट कर दी, 20 लाख की छूट ले ली, मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ा। ठीक है। अब जब मैं नए घर को बेच देता हूं, मान लीजिए 1 साल बाद ही मैंने नए घर को बेच दिया, कितने रुपए में, 24 लाख रुपए में बेच दिया सर, तो क्या मैंने वायलेशन कर दिया लॉक इन पीरियड का? हाँ सर। तो मुझे बोला गया कि भैया तुमने वायलेशन कर दिया, अब हम तुम्हारे इस जो कैपिटल गेन की हमने छूट दी थी पहले, इसको वापस टैक्सेबल करेंगे। मैंने कहा सब कैसे करोगे? बोला हम इसको आपकी नई एसेट की कॉस्ट में से कम कर देंगे। नई एसेट की कॉस्ट कितनी थी बताइए, नए एसेट की कॉस्ट कितनी थी सर? 22 लाख। यस सर। तो 22 लाख में से वो हमारी एग्जम्पशन कम करेंगे तो हमारी कॉस्ट कितनी बच जाएगी? 22 लाख में से 20 लाख कम कर दिए, हमारी कॉस्ट कितनी बच जाएगी? 2 लाख। बोलो, अब जब 24 लाख में हम असेट नया घर बेच रहे हैं, उसमें हमारी कॉस्ट हम शो करेंगे 2 लाख रुपए, तो ऑटोमेटिक कैपिटल गेन कितना आएगा? 22 लाख का जाएगा। बोलो, नई प्रॉपर्टी पे कैपिटल गेन कितना आया मुझे? चलो मैं इसको अमाउंट चेंज कर देता हूँ, सेम अमाउंट हो गया, इसको 26 लाख कर देते हैं एक बार, है ना। इसको 26 लाख कर देते हैं। 26 लाख में मैंने नया घर, रिपीट सुन लो ध्यान से, 26 लाख में मैंने नया घर बेचा। मेरा पुराने घर की जो कॉस्ट थी वो नए घर की 22 लाख थी वैसे तो, पर उन्होंने कहा कि भैया 22 लाख में जितनी तुम एग्जम्पशन ले चुके हो उतना कम कर देंगे हम, तो तुम्हारी कॉस्ट कितनी बचेगी? 2 लाख ही। अब तुम यहाँ पे 2 लाख कम करोगे एज ए कॉस्ट, तो तुम्हारा गेन कितना आएगा? 24 लाख। ठीक है, तो तुम्हें टैक्स कितने पे देना पड़ रहा है? 24 लाख पे। अल्टीमेटली वैसे देखा जाए तो मुझे फायदा कितना हुआ था सर? मुझे फायदा हुआ था, मैंने घर खरीदा था 22 लाख में। ध्यान से सुनो, क्या मैंने घर 22 लाख में खरीदा था? पहले तो ये बताओ, क्या मैंने घर 22 लाख में खरीदा था? हाँ सर। मैंने घर 26 लाख में बेचा, मुझे फायदा कितना हुआ? सीधा सीधा बताओ पहले। मैंने घर 22 लाख में खरीदा था और 26 लाख में बेचा, मुझे फायदा कितना हुआ? 4 लाख का हुआ। 4 लाख का हुआ ना? अरे शशांक, 4 लाख हुआ ना, 6 लाख कैसे हुआ? हाँ। अब मुझे टैक्स कितने पे देना पड़ रहा है आप ध्यान से देखो, 24 लाख पे। क्यों? क्योंकि 4 लाख का तो ये बेनिफिट और 20 लाख रुपए वो जो मैंने एग्जम्पशन क्लेम की थी वो वापस टैक्सेबल हो गई मेरे लिए। समझ गए? तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन कर दिया कि जितना आपने एग्जम्पशन लिया है उतना हम आपकी नई एसेट की कॉस्ट को रिड्यूस कर देंगे। अब कॉस्ट रिड्यूस होगी तो नई एसेट पे गेन अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। बोलो जी। अगर हाउस 18 लाख में परचेज करा होता, यहां बताओ, अगर हाउस 18 लाख में परचेज करा होता तो एग्जम्पशन कितनी मिलती है हमें? 20 लाख का गेन और 18 लाख का इन्वेस्टमेंट, 18 लाख मिलती, राइट। अब 18 लाख मिलती तो हम कॉस्ट में से 18 लाख कम करते, तो मेरी कॉस्ट कितनी होती? 4 लाख। मेरी कॉस्ट कितनी होती? 4 लाख।
अब 4 लाख रुपए तो मेरी हो गई ये एक्चुअल कॉस्ट, और बेचा मैंने कितने में, 26 लाख में, तो मुझे बेनिफिट कितना होता, 22 लाख का। बोलो 22 लाख होता क्या? हाँ सर। अब 22 लाख का मुझे गेन होता, उस पर मुझे टैक्स देना पड़ता। अल्टीमेटली वैसे देखा जाए तो मुझे गेन कितना हुआ, अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो मुझे गेन कितना हुआ, बोलो। 18 लाख में मैंने घर खरीदा, जैसा आपने कहा, ठीक है, 18 लाख में मैंने, एक सेकंड में इसको पूरा फ्रेश लिख देता हूँ ना, काफी घोच पोच हो गया है, एक बार पूरा फ्रेश लिख देता हूँ। एग्जाम्पल मुरली का जो एग्जाम्पल है वो पूरा फ्रेश लिख रहा हूँ। ओल्ड हाउस मैंने सोल्ड किया, उस पे मुझे LTCG हुआ 20 लाख, राइट। न्यू हाउस मैंने एक्वायर किया एट द रेट 18 लाख, राइट। न्यू हाउस को सोल्ड कर दिया एट द रेट 26 लाख, राइट। बोलो हाँ या ना, इतना ही था कहानी। यस सर। ये सर 20-21 की बात है, ये भी 20-21 की बात है, और ये 21-22 में बेचा मैंने। अब पहले 20-21 का टैक्सेशन करके दिखाता हूँ आपको। प्रीवियस ईयर 2020-21, प्रीवियस ईयर 20-21 में हमने लिखा सर LTCG है मेरा 20 लाख, और लेस एग्जम्पशन, बोलो कितनी, बोलो एग्जम्पशन कितनी सर, 18 लाख। तो इसका मतलब 2 लाख पे मैंने टैक्स दे दिया। लो जी, क्या 20-21 का काम खत्म? हाँ सर। अब 21-22 में मैंने वायलेशन कर दिया सर। वायलेशन क्या कर दिया कि नया हाउस जो परचेज किया था 3 साल तक बेचना नहीं था, मैंने बेच दिया, तो अब नए हाउस का टैक्सेशन कर रहे हैं, ठीक है। सेल कंसिडरेशन बोलिए कितना, नए हाउस का सेल कंसिडरेशन कितना, 26 लाख रुपए, लेस लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नए हाउस की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी, 18 लाख रुपए, और उसमें से उतना अमाउंट जितनी हम एग्जम्पशन ले चुके हैं कम करो। हम कितनी एग्जम्पशन ले चुके हैं बताइए, हम कितनी एग्जम्पशन ले चुके थे, 18 लाख की। तो इसमें से लेस कर दो एग्जम्पशन, कॉस्ट में से एग्जम्पशन लेस कर रहा हूं, तो 18 लाख में से 18 लाख लेस कर दो, कॉस्ट कितनी बचेगी, 0। तो इस साल कैपिटल गेन कितना होगा, 26 लाख। टैक्सेबल कितना हो गया, 26 लाख। ठीक है, अब इसको आप इनडायरेक्टली और समझ लो एक बार। अल्टीमेटली आपको नई एसेट पे फायदा कितना हुआ था बताइए, एक बार भूल जाते हैं कि हमने कोई एग्जम्पशन ली है, सीधे सीधे बात करें तो नई एसेट पे फायदा कितना हुआ था, सीधे सीधे बात करें तो नई एसेट पे फायदा कितना हुआ था सर, 8 लाख का। प्लस हमने पुरानी एग्जम्पशन कितनी ली थी, 18 लाख। तो 8 पे तो टैक्स लगना ही लगना है, ये 8 पे तो टैक्स लगना ही लगना है, और ये 18 पे भी टैक्स लगना चाहिए क्या, क्योंकि हमने वायलेशन किया है तो। हाँ, तो टोटल कितने पे टैक्स लगना चाहिए, 26 पे, और यहाँ लग कितने पे रहा है, 26 पे। समझ गए? तो प्रोविजन बनाया इसी तरीके से गया है कि वो अमाउंट ऑटोमेटिक टैक्सेबल हो जाए। इज दैट क्लियर? चलिए, अब एक छोटी सी बात, छोटी छोटी मगर मोटी बातों में 2 बातें सुन लो। ये जो सर हम नया घर परचेज कर रहे हैं, क्या ये इंडिया के बाहर खरीद सकते हैं? बताओ क्या लगता है, ये जो नया घर हम परचेज कर रहे हैं क्या ये इंडिया के बाहर खरीद सकते हैं हम? नहीं, ये इंडिया में होना चाहिए, आपका पहला पॉइंट। ओके। दूसरा पॉइंट कि सर मैंने एक घर बेचा, है ना, जैसे मान लीजिए मेरे गांव में घर था, कहाँ पे, यूपी में था, तो सारे के पास यूपी में घर था सर।
ठीक है, अब तुषार ने यूपी में घर बेच दिया। अब बेच के अच्छा पैसा आया तो ये चाहते हैं कि मैं एक घर तो यूपी में ही वापस खरीद लूं और एक घर मैं जयपुर में खरीद लूं, ताकि मैं जब वहां जाऊं तो वहां रह सकूं, यहाँ आऊं तो यहाँ रह सकूं। तो क्या दो घर परचेज कर सकते हैं ये एक बेच के? वे दो घर एक घर बेच के दो खरीदेंगे तो क्या एग्जम्पशन मिल जाएगी? तो इसको आप ध्यान से सुनो। आंसर इज मे बी और मे बी नॉट। अब मे बी और मे बी नॉट का मतलब क्या है यहाँ पे, कि पिछले साल तक तो नहीं मिलती थी, पिछले साल तक तो नहीं मिलती थी, पर बाद में इसको चेंज किया गया। कैसे, सुनिए। अब मैं यहाँ आता हूं यहाँ पे, अब सुनना यहाँ पे ध्यान से। यहाँ पे देखिए, आपको एक सेक्शन दो बार लिखा हुआ मिलेगा, दिख रहा है क्या? एक सेक्शन दो बार लिखा हुआ दिख रहा है, सेक्शन 54 और सेक्शन 54। सिमिलर सेक्शन दो बार लिखा हुआ है। हाँ जी। तो पहले तो हम 54 पढ़ते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है, एक बार इसको रिवाइज कर देख लेते हैं। असेट क्या बेचनी थी? रेजिडेंशियल हाउस। किसको बेचनी थी? इंडिविजुअल और एचयूएफ को। किस तरीके का फायदा होना चाहिए था? लॉन्ग टर्म। खरीदना क्या था? वन रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया। ओके। खरीदने का टाइम क्या था? एक साल पहले या दो साल बाद। बनवाने का टाइम कितना? 3 साल। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है तो जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया और जितना कैपिटल गेन हुआ दोनों में जो कम होगा उतना एग्जम्पशन मिल जाएगी। 3 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा, कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में पैसा लगाना रहेगा, और अगर 3 साल के अंदर अंदर बेच दिया तो नई हाउस प्रॉपर्टी की कॉस्ट को कम कर दिया जाएगा। बताइए, ये प्रोविजन पढ़ चुके हम। तो सीधा साफ सुथरा यहाँ पे लिख के मैंने आपको नोट्स में दिया हुआ है। ठीक है, ओके। अब आइए ये ऑप्शन पे, जो हम बात कर रहे थे ना, एक घर बेच के दो घर खरीदना। ये आपको ऑप्शन दिया गया लास्ट ईयर और बोला कि जिंदगी में एक बार आप ऐसा कर सकते हैं। समझ गए? जिंदगी में एक बार आप ऐसा ऑप्शन ले सकते हैं कि एक घर बेच के आप दो खरीद लो, सिर्फ एक बार। ठीक है, तो इसका मतलब 1 on 1, एक बेचा एक खरीदा, ये तो हम लाइफ में कितनी भी बार कर सकते हैं, पर एक बेच के दो खरीदें ये हम लाइफ में एक बार ही कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी कंडीशंस क्या क्या सुनिए। बेचना वही है रेजिडेंशियल हाउस, छूट वही इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलेगी। अब यहाँ पे ये एक्स्ट्रा कंडीशन है कि अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ तक है, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो ही आप ये ऑप्शन ले पाओगे, वरना आप ये ऑप्शन नहीं ले पाओगे। ठीक है, अब यहाँ आप क्या खरीद पाएंगे? दो घर खरीद पाएंगे इंडिया के अंदर। ओके, टाइम सेम है, टाइम में कोई फर्क नहीं है, तरीका सेम है, कोई फर्क नहीं है, बस यहाँ पे H1 प्लस H2 दोनों आ जाएंगे। जो अमाउंट इन्वेस्टेड लिखोगे आप, वो H1 और H2 दोनों का आ जाएगा, राइट? वही लॉक इन पीरियड, वही है, सब कुछ सेम है, बस खाली एक कंडीशन चेंज है कि आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ तक होना चाहिए, तो आप दो घर खरीद पाएंगे, पर ये ऑप्शन सिर्फ जिंदगी में एक बार ही ले पाएंगे। बता दो जी, आगे बात समझ में? अब बताइए, किसी के कोई डाउट है तो बोलो। बोलो भाई, कोई डाउट है, कुछ पूछना है किसी को तो पूछ लो। दो घर के लिए मे बी और मे बी नोट क्यों बोला था? क्योंकि अगर आपने ऑप्शन पहले से ले लिया है तो आप नहीं ले पाएंगे, और नहीं लिया है तो एक बार ऑप्शन ले सकते हैं। बोलो जी, डाउट किसी को कोई?
नहीं है। ओके, अब सुनिए, आगे चलते हैं। ये हो गया, सेक्शन पूरा हो गया, कंप्लीट है हमारा। अब देखो, बहुत सारे सेक्शन है, 54, 54B, डी, सी, डबल ई, बहुत सारे सेक्शन है। अब बहुत सारे सेक्शन को अगर आप रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो जाहिर सी बात है रट्टा नहीं लगा पाओगे। पॉसिबल है क्या रट्टा मारना? तभी तो एक सेक्शन पड़ा है, इतने सारे सेक्शन रट्टा थोड़ी मार सकते हैं। तो कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको ट्रिक के रूप में बता रहा हूं, आप चाहो तो लिख लो, चाहो तो याद कर लो, जैसा आपकी सुविधा हो। सुनिए, देखिए, क्या बेचना है और क्या खरीदना है ये तो आपको हर सेक्शन में अलग से याद करना होगा। दूसरा पॉइंट आता है एसएससी, ये मैं आपकी सॉल्यूशन का सॉल्यूशन कर सकता हूँ, हाँ सॉरी, ये मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता हूँ कि सर कौन कौन सी एग्जम्पशन इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलेगी और कौन कौन सी एग्जम्पशन कंपनी वगैरह को भी मिलेगी। तो इसका उपाय है मेरे पास। क्या है, ध्यान से सुनिए। अगर किसी सेक्शन के अंदर आपको रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का कहा जाए, अगर किसी क्वेश्चन में आपको रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का कहा जाए, या फिर एग्रीकल्चर लैंड खरीदने या बेचने का कहा जाए, तो मुझे बताइए क्या ये दोनों ही काम इंडिविजुअल और एचयूएफ के हैं? घर और खेती की जमीन, क्या ये इंडिविजुअल एचयूएफ के काम की चीजें हैं? बोलो भाई। हाँ, तो जहां पे भी रेजिडेंशियल हाउस और एग्रीकल्चर लैंड की बात आ जाए, समझ जाना कि ये एग्जम्पशन सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगी? इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगी। क्लियर? और बाकी सारी एग्जम्पशन ऑल एसएससी को मिलेगी। बाकी सारी एग्जम्पशन है वो ऑल एसएससी को सबको मिलेगी। बोलो जी, क्लियर है? ठीक है, दूसरी बात, आगे आ जाइए। ये जो अपन ने कहा ना, ये कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट, इसका क्या रीजन बताया मैंने आपको कि कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में पैसा क्यों जमा कराना पड़ता है? क्या इसका रीजन ये है कि रिटर्न भरने की ड्यू डेट से पहले तक हम अकाउंट में पैसा नहीं हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, इसलिए हमें पैसा जमा करवाना है? बताइए, क्या कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करवाना इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि आप रिटर्न भरने की ड्यू डेट से पहले पहले उसका अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर पाते, और हमें इस बात का प्रूफ चाहिए कि आप पैसा इन्वेस्ट कर दोगे। यस। तो मुझे एक बात बताओ, अगर किसी सेक्शन के अंदर नई प्रॉपर्टी को अक्वायर करने का टाइम ही रिटर्न भरने से पहले का हो कि इसके बाद तो आप अक्वायर कर ही नहीं सकते, पहले ही करना है, तो क्या वहां पे कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट लगाएंगे हम? नहीं, वहां पे कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट लगाने की जरूरत नहीं है। तो जहां पे नई प्रॉपर्टी एक्वायर करने का टाइम 6 महीने या रिटर्न भरने से पहले पहले का हो, वहां पे ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, चलिए। अच्छा, कुछ खास बातें और सुन लो फटाफट। सर कैपिटल गेन पे जो इंटरेस्ट आएगा कहाँ ले जाएंगे? अदर सोर्स में ले जाएंगे। अच्छा, घर आपने बेचा अपने नाम पे और नया घर खरीदा वाइफ के नाम पे, एग्जम्पशन ले सकते हैं क्या? पुराना घर जो बेचा वो आपके नाम पे था और नया घर जो परचेज किया वो वाइफ के नाम पे परचेज किया, एग्जम्पशन ले सकते हैं? यस, एग्जम्पशन आप ले सकते हैं। ठीक है, दो लोगों के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी तो एग्जम्पशन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइंट नेम में भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर एसएससी की डेथ हो जाती है और फिर उसके कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट के जो पैसे हैं उसके बच्चे निकाल लेते हैं, नॉमिनी जिसको बोलते हैं, तो क्या उन लोगों को टैक्स देना पड़ेगा? नहीं, उन लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
बताइए, हर छोटी मोटी बात सब क्लियर हो गई, कोई भी डाउट नहीं है मन में? चलो नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाइए सर, अगले सेक्शन की बात कीजिए, सुनिए। सेक्शन 54 बी, अब 54 गया, अब 54 बी पे आओ। 54 बी क्या कह रहा है? 54 बी कह रहा है सर, असेट आपको क्या बेचनी है? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचना है। क्या बेचना है? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचना है। अब बताओ रूरल क्यों नहीं, अर्बन क्यों? रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे? अर्बन बेचने की ही बात क्यों की गई? क्योंकि सर रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल असेट ही नहीं होता है, वो तो कैपिटल असेट ही नहीं होता ना। जब कैपिटल असेट ही नहीं है तो कैपिटल गेन ही नहीं है, और गेन ही नहीं है तो एग्जम्पशन किस बात की? आगे बात समझ में? ओके, तो आपको ट्रांसफर क्या करना है? आपको अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर करनी है। कंडीशन ये है कि वो एग्रीकल्चर लैंड कम से कम 2 साल आपने एग्रीकल्चर पर्पज में काम में ली हो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट बात है सर, आप इंडिविजुअल या एचयूएफ होने चाहिए। आप क्या होने चाहिए? इंडिविजुअल या एचयूएफ, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड की बात है। ओके, ठीक है। फायदा सर, लॉन्ग टर्म फायदा भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट भी हो सकता है, दोनों चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात समझ में? ठीक है। अच्छा, नई एसेट क्या खरीदनी है? अर्बन या रूरल एग्रीकल्चर लैंड, मतलब एग्रीकल्चर लैंड ही बेचनी है और एग्रीकल्चर लैंड ही खरीदनी है। पर बेचने वाली लैंड शहरी होनी चाहिए और खरीदने वाली लैंड शहरी या ग्रामीण दोनों चलेगी। बोलो, यहां तक बात समझ में आ गई क्या? मतलब ये क्या चाहते हैं कि आप खेतों का पैसा खेतों में ही रखें, एग्रीकल्चर लैंड का पैसा एग्रीकल्चर में ही रखें, ऐसा नहीं है उनको बेच बेच के आप क्या कर लें, दूसरी प्रॉपर्टियां खरीद लें। ठीक है। अब ये नई प्रॉपर्टी खरीदने का टाइम कितना दिया आपको? 2 साल का, कि 2 साल के अंदर अंदर आपको खरीदनी है। तो 2 साल का टाइम दिया, तो बताओ कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा, बिल्कुल, क्योंकि जहां पे भी रिटर्न फाइल करने के बाद असेट खरीद सकते हैं हम, वहां पे ये अकाउंट लग जाता है। ठीक है। एग्जम्पशन कितनी मिलेगी सर? जितना पैसा प्रॉपर्टी में या अकाउंट में लगाओगे, जितना पैसा प्रॉपर्टी या अकाउंट में लगाओगे उतनी एग्जम्पशन मिल जाएगी, राइट? या जितना कैपिटल गेन होगा वो, दोनों में जो भी कम होगा उतनी एग्जम्पशन ले लेना। ओके, लॉक इन पीरियड वही 3 साल का रहेगा। अगर 3 साल में बेच दिया तो नई लैंड की कॉस्ट को कम कर दिया जाएगा। बताओ, अब इसमें कितना टाइम लगा? देखो, पहले एग्जाम्शन में 40 मिनट लगे, इस एग्जाम्शन में 5 से 7 मिनट लगे। तो डाउट है तो बोलो। बोलो भाई, कोई डाउट किसी को यहाँ पे है तो बोल दीजिए। कोई भी डाउट है किसी को तो बोल दीजिए। नहीं है, फटाफट रिप्लाई कर दो भैया, सभी के सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं सर, 54D। 54D क्या कह रहा है, सुनो। 54D कह रहा है कि सर आपने एक फैक्ट्री लगा रखी है, ध्यान से सुनना। 54D में थोड़ा सा ऐसे समझा देता हूँ। आपने एक फैक्ट्री लगा रखी है यहाँ पे, कहाँ पे लगा रखी है? शहर में लगा रखी है, अर्बन एरिया में लगा रखी है, या कहीं भी हो सकती है, इंडस्ट्री है, कहीं भी हो सकती है ना, ये कहीं भी हो सकती है, इसको काट दो अपन।
आपने इंडस्ट्री लगा रखी है, बस इतनी बात सुनिए। अब गवर्नमेंट को यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट लेके आना है, सड़क बनानी है, तो गवर्नमेंट क्या आपकी लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर करेगी? हाँ, और लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर कर लेगी तो आपकी तो फैक्ट्री बंद हो गई। तो क्या आप इस फैक्ट्री को उठा के दूसरी जगह लगाना चाहेंगे? हाँ, तो यहां से तो आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग चला गया, और यहां से आप यहां जाके आपने नया लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर लिया। तो इस लैंड एंड बिल्डिंग के जाने पे जो आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा, और उस कॉम्पनसेशन पे जो आपको कैपिटल गेन होगा, क्या गवर्नमेंट को उसको छूट देनी चाहिए आपको कि सर मैंने तो जानबूझ के बेचा नहीं, आपने जबरदस्ती ले लिया, और मैं नई नई लैंड एंड बिल्डिंग खरीद भी रहा हूं, तो क्या आप मुझे एग्जाम्पशन दे दो? यस सर, आप मुझे एग्जाम्पशन दे दो। समझ गए? तो इसलिए ये एग्जाम्पशन दी गई। अब एक बात बताओ, इंडस्ट्री कौन लगाता है? क्या इंडिविजुअल एचयूएफ लगा सकते हैं इंडस्ट्री? शशांक कह रहे हैं नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं लगा सकता शशांक? कैसे, कोई बंटवारा थोड़ी हो रखा है, बंटवारा थोड़ी हो रखा है कि भाई इंडिविजुअल आदमी कंपनी नहीं, इंडिविजुअल आदमी बिजनेस नहीं कर सकता, कंपनी वो नहीं कर सकती, ऐसे थोड़ी होता है। बिल्कुल लगा सकते हैं, इंडिविजुअल भी लगा सकता है फैक्ट्री, इंडिविजुअल लगाए, एचयूएफ लगाए, कंपनी लगाए, फर्म लगाए, कोई भी लगाए, इंडस्ट्री लगाने में किसको रोक सकते हो आप? ठीक है, तो सुनिए, अब सेक्शन 54D क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। कंपल्सरी एक्विजिशन हो जाए आपका लैंड एंड बिल्डिंग का, वो भी किसका? इंडस्ट्री की लैंड एंड बिल्डिंग का। आप कौन एसएससी हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिजनेस कोई भी कर सकता है, और हमारे लिए तो सब लोग बराबर है। आप इंडिविजुअल हो तो भी बराबर हो, कंपनी हो तो भी बराबर हो। ठीक है। अच्छा, कंपल्सरी एक्विजिशन होगा तो क्या आपको पता होगा कब होगा? भाई आपकी फैक्ट्री लगाने के 1 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, 5 साल बाद होगा, आपको पता है क्या? नहीं। तो जब पता नहीं है तो लॉन्ग टर्म गेन भी हो तो भी चलेगा, और शॉर्ट टर्म हो तो भी चलेगा। समझ पा रहे हैं? भाई आप ये समझिए, इस लाइन में 2 फैक्ट्री लगी हुई है, एक फैक्ट्री 6 महीने पहले लगी थी, एक फैक्ट्री 6 साल पहले लगी। जब गवर्नमेंट को जगह रिक्वायर्ड होगी, मान लीजिए, तो वो एक ही प्रॉपर्टी एक्वायर करेगी या दोनों एक्वायर करेगी? वो तो दोनों एक्वायर करेगी, और दोनों एक्वायर करेगी तो जिसको शॉर्ट टर्म फायदा हुआ उसको भी आपको छूट देनी है, और जिसको लॉन्ग टर्म फायदा हुआ उसको भी आपको छूट देनी है। समझ गए? ऐसे डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी कर सकते हैं अपन। तो इसलिए बोला कि लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बात समझ में? ठीक है। नया क्या खरीदना है? वही लैंड एंड बिल्डिंग ही खरीदना है नया। नया क्या खरीदना है? कोई लैंड एंड बिल्डिंग ही खरीदना है नया। एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिए। कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ आपकी लैंड एंड बिल्डिंग का, आप कौन असेसी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको लॉन्ग टर्म फायदा हुआ या शॉर्ट टर्म उससे भी फर्क नहीं पड़ता, और आपको नई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करनी है। अब नई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करने का टाइम कितना दिया आपको? 3 साल का। कब से? ट्रांसफर की डेट के बाद से। अगर आपने ये सारी कंडीशन फॉलो की, तो जितना अमाउंट आपने नई लैंड एंड बिल्डिंग में लगाया और जितना कैपिटल गेन हुआ, दोनों में जो कम हुआ उतना एग्जम्प्ट हो जाएगा, उतना एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। लॉक इन पीरियड कितने साल? वही 3 साल का लॉक इन पीरियड है। कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट लगेगा या नहीं, ये आप बताइए मुझे। कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट लगेगा या नहीं? डेफिनेटली लगेगा, क्योंकि नई एसेट को एक्वायर करने का टाइम रिटर्न फाइलिंग से और 6 महीने से ज्यादा है। और अगर नई लैंड एंड बिल्डिंग को बेच दिया 3 साल के अंदर अंदर, तो उनकी नई बिल्डिंग की कॉस्ट को एग्जम्पशन से रिड्यूस कर देंगे। बताओ, 54D तक किसी के कोई भी डाउट है तो पूछ लो। 54D तक किसी के भी कोई भी डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं है?
ओके, चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल। एक क्वेश्चन नंबर है, आई थिंक 23 है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 23 है, जो 54 सेक्शन का होना चाहिए, वो देख लेना, ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 23 सेक्शन 54 से रिलेटेड होना चाहिए, तो वो ट्राई कर लेना, बाकी करेंगे कल। थैंक यू।